इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में, इनर्ट एसिड्स को इनर्ट रखने के लिए वेसल्स में, और इसके अलावा नॉन स्टिकी पैन्स में, ये इसके यूजेस। फिर आपने हेलोइथेन पढ़ा, वो भी अल्काइल हैलाइड ही है। 1,1,1 ट्राइफ्लोरो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। तो बेटा वो जो टॉपिक है ना, वो एक्चुअली ये वाला है, ये चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर मेरे ख्याल से 89 एंड 90 है। याद आ रहा है कुछ? इथाइलिन, ब्रोमाइड, पीवीसी, ये सारे पॉइंट्स जो आपने पढ़े वो अल्काइल हैलाइड ही हैं। क्लियर है बेटा? जी सर। उसके बाद बेटा अब मैं ये वाला यूनिट आपको पहले करवा दिया हुआ है। अब आज दूसरा पॉइंट है, उसने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ने से पहले आपको दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि इनकी रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है अल्काइल हैलाइड। तो बेटा रिएक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। अच्छा वैसे मैं सारा टॉपिक शुरू कर लिया, शुरू का इंट्रो नहीं दिया भाई। अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं वो तो पता है, ये ना हो बाद में पता ही ना हो। RX, R से क्या मुराद है जी? CnH2n+1 और X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये मोनोहैलाइड भी होते हैं, डाईहैलाइड भी होते हैं, टेट्राहैलाइड भी होते हैं, ये विसनल भी होते हैं, जेमिनल भी होते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 में पॉइंट्स पढ़े थे हमने। मोनोहैलाइड जिसमें एक एक्स होता है, डाईहैलाइड जिनमें 2 एक्स होंगे, टेट्राहैलाइड जिसमें 4 एक्स होंगे, विसनल डाईहैलाइड जिसमें 2 एक्स एडजेसेंट कार्बन के साथ होंगे, जेमिनल डाईहैलाइड जिसमें 2 एक्स एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे। अच्छा फिर ये जो मोनोहैलाइड होती है इनकी फर्दर 3 टाइप्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जिसमें X जिस कार्बन से अटैच होता है, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साथ फर्दर डायरेक्ट एक कार्बन अटैच होगा, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एटसेट्रा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, X जिस कार्बन से अटैच होगा बेटा, उसके साथ डायरेक्ट 2 कार्बन जब अटैच हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। फिर आएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, X जिस कार्बन से अटैच होता है उसके साथ डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच करना, तो वो क्या कहलाता है जी? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो बेटा ये तो थोड़ी सी फंडामेंटल कह लेंगे चीजें थी, और जब आपने इनकी नोमेनक्लेचर लिखनी है तो आपने फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफर करना, ना कि जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच हो। तो ये फंडामेंटल पॉइंट्स है बेटा, ये आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा उसके बाद जेमिनल हैलाइड और डाईहैलाइड सेम है? बेटा डाईहैलाइड की फर्दर 2 टाइप्स, एक विसनल और एक जेमिनल। अगर जो X है 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है तो ये विसनल था। अगर 2 X एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जाए ये जेमिनल है। ठीक है बेटा? जी सर। बेटा अगर इस तरह से हो, है ये डाईहैलाइड लेकिन ये विसनल है, लेकिन अगर ये भी डाईहैलाइड है, ये जेमिनल है। अच्छा उसके बाद आपके पास रिएक्टिविटी में बेटा वो कहता है ये जो CX बॉन्ड होता है इसकी रिएक्टिविटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक बॉन्ड एनर्जी और दूसरा बॉन्ड पोलैरिटी। एक बॉन्ड एनर्जी है और दूसरा बॉन्ड पोलैरिटी है। पहला पॉइंट बॉन्ड एनर्जी के रिलेटिव लिखा जाए तो ये डाटा लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डाटा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना सबसे आसान है, आपस में कंपेयर किया है किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो वो है आयोडाइन।
ये इजीली ब्रेकेबल है। जब ये इजीली ब्रेकेबल है तो ये किसी दूसरे के लिए इजीली अवेलेबल है। कोई भी आपको ब्रेक कर सकता है, कोई भी आगे से रिएक्ट कर सकता है। तो इस ऑर्डर या इस डेटा के अकॉर्डिंग इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए आयोडाइड, बॉन्ड लूजली अटैच है। फ्लोराइड बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना मुश्किल है, स्टेबल होगा। तो ये सबसे कम स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव। आपके पास मोस्ट स्टेबल, लीस्ट रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट। फिर बेटा बॉन्ड पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी, तो ये डेटा में उसने एटम वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दी। अब ये जो डाटा है ये मुझे बताता है कार्बन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और फ्लोरीन का, वो सबसे ज्यादा हो। कार्बन और फ्लोरीन का देखिए ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, डिफरेंस 1.5। तो इस पे मोस्ट नेगेटिव कैरेक्टर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने सबसे ज्यादा शेड, इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड का जो अटैक होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी कॉन्सेप्ट किसको मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए? फ्लोराइड से। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अब बेटा दो हमारे कॉन्सेप्ट है, तो दोनों आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक कहता है आयोडाइड को मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए और फ्लोराइड को लीस्ट रिएक्टिव। दूसरे कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखा जाए तो फ्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव, आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है? ये दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है, दोनों नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि एक कह रहा है आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव, एक कह रहा है फ्लोराइड, दोनों एक ऑपोजिट है। तो फिर बेटा प्रैक्टिकली देखा, जब प्रैक्टिकली देखा तो वो कहता है ये इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग। तो एक्चुअल जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव, फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव। ये वाला ऑर्डर ठीक है प्रैक्टिकली, एक्सपीरियंस जब हमने। वैसे हम दो चीजों पे जिन पे डिपेंडेंस समझ रहे थे वो एक दूसरे का वाइस वर्सा ट्रेंड दे रही, प्रैक्टिकली ये वाला ट्रेंड ठीक। जब दो जगहों पे कंट्राडिक्शन हो जाए तो फिर बेटा प्रैक्टिकली चीज को देखते हो। प्रैक्टिकली bond energy more preferable to explain reactivity of alkyl halide as compared to bond polarity। अब इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है पूछे? जी बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपकी स्पीड जरा ज्यादा, तो इसलिए रोक लेता हूँ। आप क्या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है वो पूछे फिर आगे बढ़े। सर जी ये बॉन्ड पोलैरिटी एक मतलब बता दें प्लीज। बॉन्ड पोलैरिटी को बेटा रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटा बॉन्ड पोलैरिटी से क्या मुराद है? बॉन्ड के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, और चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। अब बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन CF, CCl, CBr, Ci, इनमें से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो C और F में होगा। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेटा जब इसके ऊपर सबसे ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा। इसका मतलब है इसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा है क्लोराइड फिर ब्रोमाइड फिर आयोडाइड होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, वो यही बॉन्ड नहीं टूटता, तो उसके लिए अट्रैक्टिव प्रैक्टिकली इसलिए क्या है ये वाला ऑर्डर। जी बच्चे कहाँ? जी सर क्लियर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये नजर आ रहा है सबको बेटा? यस सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए
आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए जो आपने यूनिट 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो टर्म्स पढ़ेंगे, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता था? एनी स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर, उसको हमने न्यूक्लियोफाइल कहा था। और इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज होती थी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती थी, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते थे। फिर यहाँ पे एक टर्म लिखी है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होती है, लास्ट टाइम भी बताया था, रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट हमेशा एक जैसी चीजों की होती है। फर्क क्या होता है कि आने वाली चीज जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो वो प्रीवियस वन से, जिसको आपने छोड़ना है लिविंग वन से, वो बेटर होती है। तो बेटा फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हम किसी ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को, जिसका नाम हम लिविंग ग्रुप रखेंगे, उसको हम कुछ किसी बेटर न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेंगे, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जैसे ये आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जिस चीज पे अटैक करता है बेटा, ये हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, ये कहलाता है सबस्ट्रेट। जिस पे आके रिएजेंट में अटैक करना होता है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और इसके नतीजे में जो चीज बन रही होती है वो प्रोडक्ट। और ड्यूरिंग रिएक्शन जो चीज इसमें से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो रिप्लेसमेंट, जिस चीज की रिप्लेसमेंट हो रही होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप, जो छोड़ के जा रहा है, जो अब इस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। तो पहले तो ये चार टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल, और इसी के रिस्पेक्टिव बेटा आपको इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सबस्ट्रेट, जिस चीज के ऊपर आप अटैक करवाएंगे, और यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट वो क्या है बेटा? अल्काइल लाइट, क्योंकि हमने इसी के रिएक्शन पढ़ने हैं। और ये आपकी प्रोडक्ट होगी और ये लिविंग ग्रुप। पहले तो ये चार टर्म्स, इनमें कोई प्रॉब्लम है वो पूछिए बेटा। कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये हमने वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। लिविंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट। जी क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर तो क्लियर है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर देखा जाए तो वो कहता है दो काम हो रहे हैं। एक CH बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और दूसरा CNU बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। एक CX बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक CNU बॉन्ड फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा ये ब्रेकेज और फॉर्मेशन की टाइमिंग के ऊपर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर, इसकी टाइमिंग के ऊपर। एक का नाम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है और एक का नाम यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काम दोनों में सेम होना है, और रिएक्शन यही है, CX बॉन्ड टूटना है, CNU बॉन्ड बनना है, लेकिन इनकी टाइमिंग के ऊपर आपने इसको फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, बाइमॉलिक्यूलर एंड यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसमें पहले देखते हैं बाइमॉलिक्यूलर, जैसे हम SN2 कहते हैं बेटा। इसमें पहले बार इट इज सिंगल स्टेप, ये एक स्टेप पे कंसिस्ट है। तो इसी से आपको दूसरा हिंट मिल जाना चाहिए। सिंगल स्टेप है, इसका मतलब है ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो, साइमल्टेनियसली। एक स्टेप में तो एक्सटेंट ऑफ CX बॉन्ड ब्रेकेज इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ CNU बॉन्ड फॉर्मेशन। जितना जितना CX बॉन्ड टूटता जाएगा उतना उतना CX बॉन्ड बनता है और CNU बॉन्ड बनता जाएगा। 40% CX बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो उसी के पैरेलल बेटा 40% CNU बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जितने बॉन्ड, क्योंकि एक ही स्टेप में आपने इस फिनोमेना को करना, ठीक है।
फिर ये मैंने एक पॉइंट लिखा कि इसमें जब शुरू में रिएक्टेंट होता है सारे बॉन्ड सिंगल है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? चलें ये नीचे मैंने वैसे इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। इनिशियली इसमें टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन टू फैसिलिटेट अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर ले बेटा, दो दो काम आपने सिंगल स्टेप में कर ले, तो वो कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है। ये इस तरह से हो जाता है कि इसमें ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है। ये वाला CH बॉन्ड तो टूटना शुरू हो गया और उसी के पैरेलल CX बॉन्ड, सॉरी COH बॉन्ड, CNU बॉन्ड, वो बॉन्ड बनना शुरू हो गया। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जी? sp2। तो ये बड़ा कॉमनली MCQ पूछता होता है कि ट्रांजिशन स्टेट में ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है? sp2, और ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। हाँ, जब बेटा बाद में ये बॉन्ड परमानेंटली टूट जाता है और OH बॉन्ड परमानेंटली बन जाता है, वो दोबारा से टेट्राहेड्रल शेप में आ जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है। तो ये सेकंड पॉइंट आपके पास। थर्ड पॉइंट कि जब आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में होना है, तो वो उसी वक्त अटैक पॉसिबल बेटा, दोनों की नेचर सेम है, तो दोनों को ऑपोजिट एंड पे जाना पड़ेगा, ताकि जितना एक बॉन्ड बनता जाए दूसरा बॉन्ड उतना टूटता जाए। तो दोनों को ऑपोजिट एंड पे जाने के लिए एक ही प्लेन में आना पड़ेगा, और एक ही प्लेन में करने के लिए बेटा हम क्या सपोज करते हैं कि वो ट्रांजिशन स्टेट में sp2 में चला जाए। जब sp2 में चला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, तो इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन, इधर से बॉन्ड ब्रेकेज, वो इक्वली प्रोसीड हो। फिर एक बेटा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिव है, जो लीविंग ग्रुप है वो भी नेगेटिव है, तो दोनों एक ही तरफ से अटैक और लीव नहीं हो सकता, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। तो ये जो अटैक और लीविंग ग्रुप का लीव होना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर लीविंग ग्रुप राइट साइड से सॉरी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से अटैक कर रहा है, तो लीविंग ग्रुप लेफ्ट साइड से रिमूव। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से अटैक कर रहा है, तो लीविंग ग्रुप राइट साइड से रिमूव होगा। तो हम कह सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 100% इन्वर्टेड हो जाए। यहाँ पे अगर इसकी स्टीरियोमेट्री में ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करें, तो ये x राइट साइड पे लगा हुआ, जो फंक्शनल ग्रुप है वो राइट साइड पे। अब इस प्रोडक्ट को देखिए, इसमें ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे अटैच हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है? इन्वर्टेड हो गई। कॉन्फ़िगरेशन 100% इन्वर्ट। जो आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप अटैच होगा, ये पॉइंट। फिर बेटा ये सिंगल स्टेप, और जब सिंगल स्टेप है और इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने की वजह से ये बाई मॉलिक्यूल है। उसके बाद बेटा इसकी रेट इक्वेशन, सिंगल स्टेप पे इसमें स्लो फास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, रेट इक्वेशन लिखी जाती है स्लोएस्ट स्टेप के रिगार्डिंग, लेकिन एक चीज है ही वो सिंगल स्टेप, तो उसी वही उसका स्लो स्टेप हो। इसमें रेट इक्वेशन में दोनों चीजें आ जाएगी, न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड भी आ जाएगा, इनकी पावर 1 है। तो बेटा ये जब रेट इक्वेशन में आपके पास एक्सपोनेंट्स में चीजें अपीयर हो रही होती हैं, उनको ऐड अप कर लें तो ये ऑर्डर आ जाए, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा, यानी कि आपका रेट जो है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और लास्ट में बेटा ये कौन से हैलाइड शो करते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि उसमें अटैक इजी होता है। जब हम टर्शरी की बात करेंगे उसमें मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, उसमें अटैक न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप का लीव होना एक ही वक्त में वो मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन से अल्काइल हैलाइड शो करते हैं जी? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये पॉइंट्स हैं इसमें, इनमें कोई प्रॉब्लम है वो पूछिए बेटा।
या किसी स्टेप को रिपीट करवाना चाहते हैं वो करवा। जी क्लियर है बेटा? यस जी सर सर क्लियर। clear। अभी बेटा इसमें एक दो पॉइंट्स वो कंपैरिजन से आएंगे, उनको फिर उसमें से देख लेते हैं। जैसे सॉल्वेंट की बात की, टेम्परेचर की बात करेंगे, वो आगे चल के आ जाए। अब है बेटा दूसरा, देखिए मैकेनिज्म होता है जो आपने खुद से उनको जस्टिफाई किया हुआ है। सेकंड वन है यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें मैंने लिखा है टू स्टेप, नाम से इसका मतलब है अब ये दोनों जो काम है वो सेपरेटली हो रहे हैं। टू स्टेप पे तो एक में CX बॉन्ड टूट रहा होगा, दूसरे में CNU बॉन्ड बन रहा होगा, तो इसका मतलब है एक्सटेंड इक्वल नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि 50-50, 20-20, 30-30 ऐसे बॉन्ड ब्रेक की जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। extent of CX bond breakage not equal to extent of CNU bond formation, ये टू स्टेप में होता है। और पहला स्टेप बेटा इसमें होता है आयोनाइजेशन का, पोलर सॉल्वेंट, और मैंने ये लिख दिया आगे पोलर सॉल्वेंट्स कौन से। बेटा पोलर का होगा तो उसका क्या आसानी क्या होगी, वो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, आयोनाइजेशन इजी हो जाएगी, तो ये आयोनाइज हो जाता है। इससे क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटाइन, या इसे कार्बोकेशन भी बोलते हैं। तो मैं कार्बोकैटाइन कह देता हूं ताकि आपको याद रहे यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज, कार्बोकैटाइन। एक होता है कार्बोनियन, हाँ तो उस पर नेगेटिव आता है चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव। तो पहला स्टेप CX बॉन्ड ब्रेक हुआ, स्लो स्टेप। और फिर सेकेंड वन न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब बेटा इसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों में से जिस मर्जी साइड पे अटैक कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। लीविंग ग्रुप तो लीव कर चुका है, पहले मसला क्यों था लेफ्ट से करें या राइट से, वो डिपेंड कर रहा था लीविंग ग्रुप साथ अटैच था। अब लीविंग ग्रुप तो रिमूव हो चुका है, वो लेफ्ट से करे, राइट से करे, फ्रंट से करे, बैक से करे, इट्स टोटली अप टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। तो हम कह सकते हैं 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन, उसी साइड से अटैक हो सकता है। तो दोनों तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, आपके पास रिटेंशन वाला भी, इन्वर्जन वाला भी। अब एक क्वेश्चन बचा, सर हमें कैसे पता चलता है ये स्लो है ये फास्ट है? बेटा ये प्रैक्टिकल, सर आपका माइक ऑफ है। कॉल आ गई। अब सिंपल इक्वेशन को देख के नहीं कह सकते कि ये स्लो स्टेप है या फास्ट है, यू हैव टू प्रैक्टिकली परफॉर्म इट। तो बेटा ये प्रैक्टिकली बताया, ये स्लो है ये फास्ट है। अब आगे वही सिंपल पॉइंट्स हैं। सर आपका माइक फिर से ऑफ हो गया। एक्सक्यूज मी सर, माइक ऑफ हो गया आपका। आपके पास सॉरी कॉल आ जाती है तो वो काटना पड़ती है। रेट इक्वल टू बेटा RX, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड, इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और ऑर्डर क्या होगा इसका, फर्स्ट। और ये कौन शो करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो कर सकते। अब इसमें अगर एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछते रहता हूँ आपसे, पहले ये जनरल पॉइंट्स क्लियर है बेटा डिफरेंस करने के लिए, जो मेन पॉइंट्स हैं, फिर आगे क्वेश्चन MCQ की तरफ जाते हैं। जी सर। बेटा अगर क्वेश्चन किया जाए कि मेरे पास कोई रिएक्शन है और वो SN2 ऑर्डर का, अब उसमें मैं क्या करता हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट दोनों को डबल कर देता हूं, तो रेट पे क्या इंपैक्ट होगा, रेट रिमेन अनचेंज
रेट विल इंक्रीज 2 टाइम्स, रेट विल इंक्रीज 4 टाइम्स और रेट विल इंक्रीज 8 टाइम्स। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। If a chemical reaction takes place with respect to SN2 mechanism and we increase the concentration of nucleophile and substrate, आपके पास what will be the rate of reaction? It will remain unchanged. It will increase 2 times, it will increase 4 times, it will increase 8 times. जी बेटा क्या आंसर होगा? क्वेश्चन मुश्किल सर 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स बेटा? बेटा जी दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, इसको भी 2 टाइम्स कर दी है, इसको भी 2 टाइम कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है 4 टाइम्स, सिंपल। परेशान क्यों हो रहे हो? सही है। और अगर बेटा इसी स्टेटमेंट को ऐसे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू SN1 रिएक्शन कह दी, अगर कोई रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और उसमें मैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डबल कर देता हूं, तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा? अनचेंज 2 टाइम्स 4 अनचेंज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। बेटा उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, तो कंसंट्रेशन मैंने कहा दोनों को डबल कर दें, इसको डबल किया इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसको डबल किया तो वो डबल हो जाएगा। समझ आ रहा है पॉइंट बेटा? अल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ इसके डबल करने से ये डबल हो जाएगा। इसमें दोनों पे डिपेंड किया था, दोनों को डबल किया तो वो 4 गुना बढ़ गया था। पॉइंट क्लियर है बेटा? जी सर। बेटा फिर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता होता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, और नीचे वो 3 कार्बोकैटायन बना देता है, एक विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी और विद रिस्पेक्ट टू टर्शियरी। तो किसका कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल हो? जी बताएं आप क्या आंसर देंगे? टर्शरी। टर्शियरी। हमने टर्शियरी के रिलेटेड इसी का कैटायन बनता है, टर्शियरी के रिलेटेड। इज इट क्लियर बेटा? इसमें बेटा इसी में कार्बोकैटायन, इसका कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, इसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल ग्रुप को लेते हैं, तो कार्बोकैटायन टर्शियरी का सबसे स्टेबल। अच्छा अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं मैंने नहीं बताया कि वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये नहीं बताया। मैं कहता हूं मेरे पास कोई एक्स अल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या चांस है, कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 या SN2? SN2 SN2 स्ट्रॉन्ग होगा, एक ही स्टेप में दोनों काम कर जाएगा। SN2 अगर वीक होगा तो वो 2 काम एक ही स्टेप में नहीं कर सकता, अटैक होगा, वो तो इंतजार करेगा कब बॉन्ड टूटे फिर मैं जाके अटैक करूं। बेटा ये कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें, पॉइंट समझ आया कि नहीं? अगर मैं कह दिया तो मेरे पास अल्काइल हैलाइड का, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का जिक्र नहीं किया, मैं कहता हूं उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो कौन सी चांस है, SN1 SN2 बोथ या नन? तो आपने वहां पे क्लिक करना है SN2, क्योंकि जब उसने स्ट्रॉन्ग का जिक्र कर दिया इसका मतलब है वो दोनों स्टेप को एक ही स्टेप में, दोनों ये जो पॉइंट्स है इनको एक ही स्टेप में परफॉर्म करवा सकता है। अगर वीक कह देगा फिर आप ये वाला करेंगे, तो SN1 को फॉलो करेगा। क्लियर है बेटा पॉइंट? और इसमें हम पोलर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, जैसे वाटर, एथेनॉल, एसिटिक एसिड,
ये इसमें यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम ज्यादातर एसीटोन यूज करते हैं, नॉन पोलर, क्योंकि हमें बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, वो आपका एक ही वक्त में दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पे तो पहले उसको आयनाइज करवाना है, इसलिए हमें ये वाले पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए। हो जाएंगे बेटा? सर ये जो आपने एमसीक्यूज कराया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला, तो जो टर्शरी प्रोडक्ट होगी वो स्टेबल होगी सबसे ज्यादा, उसके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए होगा, तो SN1 रिएक्शन नहीं होगा। नहीं किया मैंने शुरू में क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मैंने कहा मैं नहीं बता रहा आपको वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, मैं इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं, तो क्या चांस है वो SN1 जाएगा या SN2? चलिए इसको ऐसे कह लेते हैं भी, वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ऐसे कह लेते हैं सेकेंडरी अल्काइल है, वो तो दोनों जा सकता है ना, ये नोट मैंने लिखा है। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो, तो वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? चलिए अब आप बता। SN2 होगा। और अगर वीक का करूंगा तो वो SN1। अंडरस्टैंडेबल है पॉइंट बेटा? यस सर। अच्छा, इसी को देखते हुए वो आपके लिए योर सेल्फ है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें E2 E1 इसी तरह से कैटेगराइज करना किया हुआ है आप लोगों ने, प्रैक्टिस है उसकी बेटा? उसमें बेटा न्यूक्लियोफाइल की बजाय बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होता था, और उसमें हमारे पास अल्कीन बनती है। चैप्टर नंबर 8 में हम उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं विद हेडिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अंडरस्टैंड कर रहे हैं पॉइंट को कि नहीं? यस सर। बेटा अगर आपसे पूछा जाए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहा, जनरल बात, ये दोनों ही नॉर्मली एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं? ये नॉर्मली एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि इसमें ये जो CNU बॉन्ड बनेगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ आप जा रहे हैं। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होती है तो वो एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये बेटा आज के रिलेटिव ये कुछ पॉइंट्स थे, ये बड़ा छोटा सा यूनिट है बेटा। और चैप्टर नंबर 10 अगर आप पूरा डिटेल से भी पढ़े तो वो आपके पास क्या 2 घंटे में याद हो जाए। ये जो चीजें थी ये है विद रिस्पेक्ट टू MD कैट सिलेबस। अब मेरे पास 5 से 7 मिनट है, मैं कुछ चीजें तेजी से बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि मैं तेज बताने लगाऊंगा। वो है विद रिस्पेक्ट टू ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये तो बच्चों ने पेज नंबर तक याद किया, ये कन्वर्जन में आता था। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका दूसरा नाम। बेटा मैं पहले बता रहा हूँ ये MD कैट के उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए वर्बली जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड भी बोलते हैं। इसकी खास बात क्या थी बेटा, इसमें अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। अल्काइल ग्रुप C वाला पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव हो जाते हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज में MCQ है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर रिएक्टिव ड्यू टू, उसमें आप आंसर लिखते हो CMG बॉन्ड पोलैरिटी। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यही इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। फिर बेटा इसके कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं पेज नंबर 205 एंड 206 पे। इसमें आपको याद हो कि जब हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट को वाटर से रिएक्ट करवाया था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इथेन बनता था, अल्कोहल से भी इथेन बनता था, हाइड्रोजन साइनाइड से भी इथेन बनता था। ये कुछ चीजें हैं जिनसे अल्केन, इथेन में कह रहा हूँ अल्केन फैमिली,
और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हम ग्रीगनार रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं और फिर उसको एसिड हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो उससे कार्बोक्सिलिक फैमिली बनती है। पेज नंबर 205 लास्ट रिएक्शन। फिर पेज नंबर 206 ग्रीगनार रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, मैं इसको पूरा लिखूंगा पढ़ूंगा। ग्रीगनार रिएजेंट को हम फॉर्मल्डिहाइड से या एफ ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हमारे पास बनता है प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड पॉइंट, ग्रीगनार रिएजेंट को जब हम एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो उससे बनता है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। और जब ग्रीगनार रिएजेंट को एसीटोन से रिएक्ट करवाते हैं और उनको फर्दर, इन सबको फर्दर हाइड्रोलाइज करवाना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इनसे बनता है बेटा टर्शियरी अल्कोहल। इंशाल्लाह ये कन्वर्जन्स के रिलेटिव बेटा बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर दूंगा जिसमें जब सारे आपको कन्वर्जन रूल बता दूंगा। जो जिन्होंने मेरे से एफएससी में पढ़ा हुआ है उन्हें मैंने 6-7 बड़े आसान से रूल्स करके आप किसी भी तरह की कन्वर्जन कर सकते। कन्वर्जन की अभी टेंशन नहीं ले सर, ये इसमें इस तरह से आगे कन्वर्जन तो वो कैसे, उसको कौन सा आपको पता चलेगा, तो वो इजी है, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं, वो इंशाल्लाह। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रीगनार रिएजेंट होने चाहिए कि ग्रीगनार रिएजेंट कितना वैल्यूएबल रिएजेंट क्यों है। क्योंकि उसमें कार्बन पे या अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और फिर ये किन के साथ अल्केन बनाता है, किन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, किन के साथ प्राइमरी अल्कोहल, किन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, किन के साथ टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा एक उसने अल्काइल हैलाइड को जब हम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं वर्ड सिंथेसिस तो सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं। तो ये कुछ बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके पास जनरल पॉइंट्स रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपको पता होना चाहिए। हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में अगर बेटा इसे लेड से रिएक्ट करवाते थे, सोडियम लेड अलाय था, तो क्या प्रोडक्ट बनती थी, टेट्राइथाइल। जो टेट्राइथाइल लेड है इट इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट बुक में उसने जनरल लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। ग्रीगनार रिएजेंट उसमें आता नहीं है लेकिन वो आपने खुद से कर लिया। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा यही बातें, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ। चले मैं क्या कुछ नहीं पूछना, सबने जो है वो रेड कलर की टेप लगाई हुई है मुंह पे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।